हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का छठा अध्याय प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। क्या थी वो? ग्रीष्म जो शिविर उनका था वो उससे बहुत ही उत्साहित थी। वह कहीं जाने के लिए तैयार थी। वो अपने साथ सहपाठियों के साथ जो है वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में मनाली है, वहाँ देखने के लिए गई। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी वह स्थलाकृति प्राकृतिक वनस्पति के बदलती रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जा रही थी वह क्या दिख रही थी? जो स्थलाकृति है, प्राकृतिक वनस्पति है, उसमें जो है परिवर्तन हो रहा है, रूप में परिवर्तन हो रहा है। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे-धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नोकीली पत्तियाँ तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। और जैसे-जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ती गई, क्या हुआ? जो सागवान और घने वृक्ष दिख रहे थे, वन उसको दिख रहे थे, वो क्या हुआ? अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उसको क्या-क्या दिखाई देने लगे? तो पतली नुकीली वृक्ष, शंक्वाकार वितान वृक्ष लंबे, जिसको क्या कहा गया? उसे पता चला कि ये शंकुधारी वृक्ष हैं, जो एक लाइन से आपको दिख रहे हैं, वो शंकुधारी वृक्ष कहलाए। वो क्या है? शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्ष पर खिले लाल-लाल फूलों पर उसका ध्यान गया और लंबे वृक्ष पर जो है लाल-लाल फूल खिले हुए थे। वे क्या थे? वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। ये जो था रोडोडेंड्रॉन का फूल था, ये जो फूल दिख रहे हैं यही है। और यही है मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के हुए रास्ते, जो वहाँ पे से अब क्या हुआ, तो वो आगे जा रही है। तो मनाली से आगे जो है क्या है, रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी-छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई है। भूमि जो है आगे जब वो गई, उसको क्या देखा, उसने क्या देखा? तो छोटी-छोटी घासों से, कुछ स्थानों पर बर्फों से ये भूमि जो है ढकी हुई है। आगे क्या यहाँ पर आपसे कहता है कि क्या आप जो जब आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा प्राकृतिक वनस्पतियों के साथ क्या परिवर्तन देखा? तो उसने क्या देखा, जो परावर्तन, जैसे-जैसे हम ढलानों पर चलते जा रहे हैं तो हमको क्या मिला? शंक्वाकार वृक्ष मिले, शंकुधारी वृक्ष मिले, नुकीली पत्तियों के साथ मिला। वृक्ष शंकुधार वितान वृक्ष थे। दूसरा आपको रोडोडेंड्रॉन फूल के उनको देखने को मिला, लाल-लाल फूल जो थे। ये सब जो है ऊँचाई के साथ उनको देखने को मिला और परिवर्तन होते हुए आगे क्या मिला? छोटी-छोटी घास और कुछ पर स्थानों पर जो है बर्फ है। आगे है, सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। और उसके जो उनके अनुमान उनसे जो वहाँ पर गई है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। यहाँ से आप ये इसको समझ सकते हैं, ऊंचाई में जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा? जलवायु में भी परिवर्तन होगा। ये कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तथा इसके स तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। और इसके कारण जो है प्राकृतिक वनस्पति जो जिस प्रकार के फूल आज खिले हुए हैं, वो दूसरे प्रकार के भी फूल दूसरे टाइम में खिलेंगे और वह फूल कोई और होगा। इस प्रकार से वहाँ पर परिवर्तन भी होता है। आगे है, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। किस पे करती है? तो वनस्पति जो भी पेड़-पौधे आपको देखने को मिलते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? तो वृद्धि जो उनकी है तापमान एवं नमी पर निर्भर करता है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर होता है। जैसा-जैसा मिट्टी, अगर उसको मिट्टी में उर्वरक क्षमता ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगा? ज़्यादा वृक्ष वृद्धि करेगा। जहाँ पर उर्वरक क्षमता कम होगी, वहाँ पर क्या होगा? वृक्ष कम वृद्धि करता है। तो इस प्रकार के भी मिट्टी की परत जो है, अगर उनको वैसी मिल जाएगी, तो उस पर वो निर्भर करता है। इस घटकों के में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। जहाँ पर जिस प्रकार के अंतर पाए जाएँगे, जहाँ मिट्टी ज़्यादा उर्वरक होगा, वहाँ पर ज़्यादा वो वृद्धि करेंगे, ज़्यादा वो घने होंगे, जहाँ पर कम होगा, वहाँ पर आपको ऐसे वृक्ष देखने को नहीं मिलते हैं। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इसको भी याद रखेंगे। प्राकृतिक वनस्पति को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है? तो 3 श्रेणियों में। यहाँ पर देखिए, आओ करके कुछ सीखने के लिए कहता है। तो सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन
कारकों पर विचार करें जिसके कारण जो है ये वनस्पति पैदा हुए हैं। हम जहाँ अगर देखते हैं कि अगर खेत में अगर आप कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं तो खरपतवार उग जाते हैं। क्यों उगाते हैं? तो उनके जो उगने का जो समय वहाँ पर पानी मिल रहा है, उनको सूर्य की प्रकाश मिल रही है, तो उनको जैसा वो उर्वरक क्षमता जो उस धरती में है, वहाँ से वो उगाते हैं। जब उनको खरपतवार को हटाते हैं, तो क्या होता है, वो साफ़ होता है। तो जिस वनस्पति में जिस मौसम में आप देखेंगे, उस मौसम में वो अपना पेड़-पौधे या कुछ खरपतवार भी उगाते हैं। देखिए, यहाँ पर फिर कहता है कि वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ हो है तो उसे लिखें। देखिए मानव हस्तक्षेप जो होता है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगर खेती के लिए क्या करता है, पेड़-पौधों की कटाई करता है कौन? तो किसान जो है पेड़-पौधों को की कटाई कर देता है खेती के लिए, कृषि के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि पेड़-पौधों की कटाई किस लिए हो रही है, तो कृषि के लिए हो रही है। पेड़-पौधों की कटाई किस लिए हो रही है, तो कागज़ के निर्माण इत्यादि कामों के लिए भी पेड़-पौधों की कटाई हो रही है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कटाई और उनकी नकदी फसलों में आप जूट को दे सकते हैं। आप गन्ना को देख सकते हैं, ये सब जो है नकदी फसल है। तो नकदी फसल में भी आप इसको कृषि के रूप में आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वन है। कृषि जो प्राकृतिक वनस्पति है जो निम्न 3 श्रेणी में जो वर्गीकृत किया गया है, उनमें पहला क्या है? तो पहला है वन, दूसरा है घास स्थल और तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। तो पहले हम वन को पढ़ेंगे, वन क्या है? तो वन जो होता है जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। ये आप याद रखेंगे जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान जहाँ पर उपयुक्त तापमान होगा एवं जो है परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, वो जो है तब वन होता है। इन क्या होता है, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन का विकसित होता है। सघन और खुले वन का विकसित जहाँ पर ज़्यादा वन आपको दिखने को मिलेंगे वो सघन होगा, जहाँ खुले वन मतलब जहाँ कम आपको वन दिखाई देंगे वो खुले वन होंगे। एक उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। आ गया घास स्थल। घास स्थल किसको कहते हैं? तो जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। जो जहाँ पर कम वर्षा भी होगा तो क्या होगा वहाँ पर वो विकसित हो जाएँगे। लेकिन वन कहाँ है? तो वन जो है जहाँ पर ज़्यादातर वर्षा होगी वहाँ पर वो वन होंगे, जहाँ कम वर्षा होगी वो घास स्थल होगा। कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर वर्षा जो होती है बहुत कम होती है। कांटेदार झाड़ियाँ किसको कहते हैं? ये देखिए कांटेदार झाड़ियाँ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है। ये शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। अब उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। कौन? तो उनके पिता ने। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन कहाँ पे या ये सब याद रखेंगे कहाँ पर क्या पाया जाता है, तो इस प्रकार से आपको समझाया जा रहा है। एक रूप से आप इसको समझेंगे ताकि आप याद रखें। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन कहाँ पर? तो उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ और आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दीर्घकाष्ठ वनों के बारे में कई जानकारियाँ दी। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में क्या? तो कांटेदार झाड़ी और आर्द्र प्रदेशों में क्या? तो उष्णकटिबंधीय दीर्घकाष्ठ वनों के बारे में उनको बताया, तो ये सब जो है वहाँ पर ऐसे पाए जाते हैं। सेलिमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है और भूमध्य रेखा से क्या होता है ध्रुव की ओर जब आप जाइएगा तो ये मिलेगी। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है और जो हम ऊपर में भी पढ़े थे प्राकृतिक वनस्पति में अगर बदलाव हो रहा है तो जलवायु में भी बदलाव है। मुख्य कारण क्या है? जलवायु में बदलाव है। आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियों और उनके गुण कहाँ एवं वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। आगे है वन। वन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या आप जानते हैं पढ़ेंगे ब्राज़ील एवं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। ये जो है आपसे पूछा भी गया है जो फेफड़े पृथ्वी के फेफड़े की तरह कौन प्रतीत होता है? ब्राज़ील का जो है सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ब्राज़ील में है और इसको जो है
कहाँ? तो फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे ब्राज़ील को। ये देखिए, यहाँ देखिए, तो एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा साँप है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन विश्व का सबसे बड़ा साँप है? तो एनाकोंडा है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को भी खा सकता है और जो है ये मगरमच्छ जैसे बड़े जानवरों को भी खा सकता है। अब हम पढ़ेंगे वन। वन में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन इसमें हम पढ़ेंगे इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये घने वन जो हैं भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। इसको याद रखेंगे, ये क्षेत्र क्या है? गर्म है और यहाँ पर बारिश जो है अत्यधिक होती है। चूँकि यहाँ पर यहाँ का मौसम जो है कभी शुष्क नहीं होता और यहाँ का मौसम जो है कभी शुष्क नहीं होता है, इसीलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं और यहाँ के पेड़ के पौधे के जो पत्तियाँ हैं यहाँ पर पूरी तरह से नहीं झड़ते हैं, इसीलिए इसे सदाबहार वन जो कहते हैं और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सदाबहार वन कहते हैं। यहाँ पर पेड़ के पत्ते जो हैं नहीं झड़ा करते हैं, यहाँ के मौसम जो है शुष्क नहीं होता है और यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होता है, यह क्षेत्र गर्म होता है। यह जो है कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास कटिबंध के पास ये पाए जाते हैं, इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है? सदाबहार वन कहते हैं। यह जो है काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश जो है वन के अंदर नहीं पहुँच पाता है। आमतौर पर यह दीर्घकाष्ठ वृक्ष जैसे रोज़वुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से याद रखेंगे आप रोज़वुड, आबनुस और महोगनी प्रकार का वन है? तो सदाबहार वन है और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको सदाबहार वन भी कहते हैं या इसको क्या कहते हैं? तो इसको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। इसको हम पढ़ लिए थे। ये जो आप देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार, इसको आप याद रखेंगे। इसी पहले भी हम आपको बता चुके हैं। ब्राज़ील को आपको याद रखना है। ये क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है सबसे ये विशाल है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा का ये प्रतीत होता है, इसलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। आगे है एनोकेंडा के बारे में, इसके बारे में पढ़े जो ये क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा साँप है। अब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब पर्णपाती वन को पढ़ेंगे तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। ये क्या है? मानसूनी वन है, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। कहाँ-कहाँ? तो भारत में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के हिस्सों में ये पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं और यहाँ पर जो है मौसमी परिवर्तन होता है, जैसे भारत में आप जान रहे हैं ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ये सब आते हैं, उसी प्रकार इसको कहते हैं मौसमी परिवर्तन। इस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन होने के कारण जो है क्या होता है? यहाँ परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं और जल को संरक्षित रखने के लिए क्या करता है? तो वृक्ष जो है शुष्क मौसम में यहाँ क्या करता है? पत्ती को झाड़ देता है। जो आप जानते हैं कि शुष्क मौसम में पत्तियाँ झड़ने लगती है, जब वसंत के बाद देखते हैं जो पत्तियाँ क्या होता है? झड़ने लगती है। और इन वनों में पाए जाने वाले दीर्घकाष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। कौन-कौन से हैं? तो साल हैं, सागवान है, नीम है और शीशम है। इस प्रकार में पाए जाने वाले दीर्घकाष्ठ वृक्षों में आप देखेंगे साल, सागवान और नीम और शीशम। याद रखेंगे, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जो अपना जो है शुष्क मौसम में वृक्ष से पत्तियाँ इसके झड़ जाते हैं। ये मौसम में इसमें क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है, इसीलिए जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में ये जो है अपनी पत्ती झाड़ देता है। ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के हिस्सों में ये पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मानसूनी वन भी क्या होता है? उष्णकटिबंधीय वन मानसूनी वन होते हैं। ये सब आप पॉइंट जो है ये याद रखेंगे। ये इसका जो काम क्या होता है? तो दीर्घकाष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात का निर्माण, सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये जो इस समय के जो वृक्ष होते हैं, ये जो है यातायात के लिए फर्नीचर, वृक्ष इत्यादि के लिए जो है फर्नीचर के इसका वृक्ष का जो काम है, फर्नीचर, यातायात के सामग्री के लिए ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर
कौन-कौन से हैं? इन प्रदेशों में आमतौर पर जो पाया जाता है जानवर, उसमें बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर इत्यादि पाए जाते हैं। कौन-कौन बाघ, शेर, हाथी, लंगूर इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उन राज्यों के नाम लिखें। इसमें जो है भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन और पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं, उन राज्यों के नाम आपको लिखने के लिए कहता है। भारत में अधिकतर किस प्रकार का वन पाया जाता है? ये भी आपसे पूछा गया है, भारत में किस प्रकार का अधिकतर वन पाया जाता है? तो भारत में आपको उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर जो देखने को मिलता है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि समुद्री इलाके का क्षेत्र है। आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन को हम बना देते हैं, जो भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उन जिलों के नाम बताएँ। तो इसमें आप ज़्यादातर उत्तर-पूर्वी भारत में आप देखेंगे तो उन भागों में हिमालय के उन पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं, जो जैसे कि आप समझ सकते हैं असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, ये सब राज्य जो है उस भाग में आते हैं। ये क्या है? शीतोष्ण पर्णपाती वन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल और हिमाचल प्रदेश, हिमालय के शिवालिक क्षेत्रों में इत्यादि जगहों पर ऊपर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपको ये क्षेत्र में शीतोष्ण पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं, जो कि भारत का ऊपरी क्षेत्र है। आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हैं, फिर पूछता है कि भारत में अधिकतर किस प्रकार का क्षेत्र पाए माने हम इसको पहले भी बता दिए हैं, जो भारत में अधिकतर जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसको याद रखेंगे, इसमें भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ? तो भारत में शीतोष्ण सदाबहार जो है पूर्ण रूप से आप इसको याद रखेंगे कहाँ? तो उत्तर-पूर्वी भारत में जैसे कि हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम इत्यादि। और यहाँ पर शीतोष्ण पर्णपाती में देखेंगे तो अरुणाचल और हिमाचल प्रदेश के और ऊपर के जो भाग हैं शिवालिक क्षेत्र के ऊपर के भाग उस वहाँ पर ये पाए जाते हैं। कौन? तो शीतोष्ण, जहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है, वो वहाँ पर पाए जाते हैं। जब आगे है आगे हम देखेंगे तो आगे यहाँ पर देखेंगे तो बाघ है, बाघ, गोल्डन लंगूर ये सब जो हैं इस मौसम में पाए जाने वाले क्या हैं? तो जानवर हैं। अब है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन को हम पढ़ेंगे। शीतोष्ण सदाबहार वन में आप देखेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। कहाँ है? तो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में ये स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? महाद्वीप के पूर्वी किनारे हैं, जैसे कि दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील एवं यहाँ पर जो है यहाँ पर ये सब पाए जाते हैं। कहाँ पर? तो शीतोष्ण सदाबहार वन जो है दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ बाज़, चील, यूकेलिप्टस जैसे दीर्घ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ जो है पाए जाते हैं। और इस प्रकार से आप शीतोष्ण सदाबहार वन के चित्र के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें जो है ये हाथी का चित्र है। यहाँ पर जो है हाथी भी पाया जाता है शीतोष्ण सदाबहार वन में। ये भी याद रखेंगे जो शीतोष्ण सदाबहार वन क्या है? तो शीतोष्ण सदाबहार वन जो है मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है और यह जो है सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पाया जाता है? पूर्वी किनारे में, जैसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन और दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ पर जो है चील, वाज और यूकेलिप्टस जैसे दीर्घ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। आगे हम चलेंगे तो आगे है शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब इस शीतोष्ण पर्णपाती वन को देखेंगे तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। कहाँ? उच्च अक्षांश की ओर हम जब बढ़ेंगे ऊपर की ओर तो यहाँ पर है अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलेंगे। यह उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन? तो उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। ऊपर भी हम पढ़ाए थे, जो ये पत्तियाँ जो है शुष्क मौसम में झाड़ देता है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ वांज, एस, बीज इत्यादि और हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ आम जानवर हैं और फिजेंट एवं मोराल जैसे पंछी यहाँ पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
कहाँ? तो फिजेंट एवं मोनाल पंछी यहाँ शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ये जो है पेड़ क्या करता है शुष्क मौसम में अपनी पत्ती झाड़ देता है। ये मोनाल है और ये फिजेंट है। इसको चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। आगे है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति किसको कहते हैं? तो भूमध्य सागरीय वनस्पति उसको कहते हैं जो महाद्वीपों के उत्तर पूर्वी किनारे में अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। और क्या है? आप हम जान चुके हैं कि महाद्वीपों के उत्तर-पूर्वी मतलब महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर-पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग जो हैं किससे ढके हुए हैं? शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती से। कहाँ? तो उत्तर-पूर्व और पूर्व के इलाकों को, महाद्वीप के पूर्व के इलाके और महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी-पश्चिमी के किनारे जो है भिन्न हैं। क्या है? महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी का किनारा है जो इसके भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है और यहाँ पर क्या पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है ये? भूमध्य सागरीय वनस्पति जो है ये यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप पाए जाने वाली जो प्रदेश हैं वहाँ पर पाई जाती है। इसलिए इसका यह नाम पड़ा और यह इस प्रकार से यहाँ पर भूमध्य सागर के समीप पाया जाता है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफ़ोर्निया, दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी-पश्चिमी अमेरिका एवं दक्षिणी-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ-कहाँ? तो ये जो है भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कैलिफ़ोर्निया, दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण-पश्चिमी अमेरिका, दक्षिण-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। आगे देखेंगे तो इन्हीं उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं तो आप क्या जानते हैं भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। क्या करता है ये? ये वृक्ष जो है स्वयं क्या करता है शुष्क और ग्रीष्म ऋतु के में स्वयं को ये ढाल लेता है। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन को रोकती है और इसकी मोटी जो छाल और पत्ती होते हैं वाष्पोत्सर्जन को ये रोकता है। यहाँ पर देख सकते हैं भूमध्य सागरीय में प्रदेश में अंगूर की खेती हो रही है। यहाँ पर अंगूर के बाग लगाए गए हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? फलों की कृषि होती है यहाँ पर ज़्यादा इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान कहते हैं इसको। आगे देखेंगे तो आगे लिखा गया है क्या? तो इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएँ होती हैं। कहाँ क्या होती हैं इस प्रदेशों में? गर्म शुष्क जो है गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएँ होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश मतलब सिट्रस के फल पैदा हो किए जाते हैं क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ के प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ अन्य जीवन कम है। क्या है? यहाँ वन्य जीव कम है। यहाँ पर वन्य मतलब वन्य जो जीव पाए जाते हैं जैसे हिरन हो गया, हाथी हो गया, बहुत सारे जैसे सिंह हो गया, बाघ हो गया, ये सब जो है यहाँ पर बहुत कम हैं। यहाँ पर आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आओ कुछ करके देखें। अपने आसपास के नरम तथा दीर्घ काठ से बनी वस्तुओं जैसे कि आप टेबल, कुर्सी इत्यादि को देख सकते हैं। आगे क्या आप जानते हैं रूसी भाषा में टेंगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। ये याद रखेंगे टेंगा का अर्थ क्या होता है? शुद्ध या अनछुआ। अब है आगे शंकुधारी वन। शंकुधारी वन किसको कहते हैं? आप जब कहाँ जाते हैं तो आप जब पहाड़ी एरिया में जाते हैं जैसे जम्मू कश्मीर या लद्दाख की ओर आप जाएँगे तो वहाँ पर आपको शंकुधारी वन देखने को मिलेंगे जो कि इस प्रकार से होंगी ये जो हैं वन जो है शंकुधारी वन है। ये जो शंकुधारी वन है क्रिसमस ट्री जो देख रहे हैं ये क्या है? एक शंकुधारी वन है। उत्तरी यहाँ पर देखेंगे उत्तरी गोलार्ध के कुछ अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कहाँ? तो उत्तरी गोलार्ध में। आगे है कि इन्हें टोंगा भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको टेंगा भी कहते हैं। यह ये जो वन है ये वन अधिक ऊँचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वनों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा। कौन? तो हम ऊपर में पढ़े थे जो सलीमा ने क्या देखा था? इसी शंकुधारी वृक्ष को उन्होंने देखा था।
ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों में काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में काम आता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। ये भी पूछा जाता है शंकुधारी वन के कुछ पेड़ के बारे में आपसे पूछता है, जो कौन-कौन है? चीड़ एवं देवदार याद रखेंगे। यह सामान्यतः रजत रोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। रजत रोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू जो है यहाँ पर ध्रुवीय भालू यहाँ पर जो है जानवर के रूप में यहाँ पर ये पाए जाते हैं। आगे है घास स्थल। घास स्थल किसको कहते हैं? तो घास स्थल जो होता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी तरफ उग जाते हैं। ये जो है भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ ये उग जाता है और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर फैले हैं और ये जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तक ये फैला हुआ है। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। ये वनस्पति कहाँ होती है? निम्न से लेकर मध्य वर्षा जहाँ पर होगी वहाँ पर ये उगाएँगे। यह घास काफ़ी ऊँची लगभग 3 से 4 मीटर की ऊँचाई तक बढ़ सकती है। ये इसका ऊँचाई जो है 3 से 4 मीटर ही होता है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का ये पूछा भी जाता है कहाँ पर सवाना घास स्थल कहाँ पर है? तो अफ्रीका में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, ज़ेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ इत्यादि जो जानवर पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय स्थल में आपको ज़्यादातर हाथी, ज़ेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ ये सब देखने को मिलता है। आगे है शीतोष्ण घास स्थल। ये सब जो भी अभी आप पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये जिराफ का चित्र है। अब शीतोष्ण घास स्थल क्या है? ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और द्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ? तो ये जो है मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीप के भीतर में जो है ये पाया जाता है। यहाँ घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। यहाँ पर जो घास पाए जाते हैं ये छोटी होती हैं और पौष्टिक होती हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंसा, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। क्या-क्या पाया जाता है? जंगली भैंसा, बाइसन और एंटीलोप पाया जाता है। ये कहाँ है? मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाया जाता है। कौन? शीतोष्ण घास स्थल। अब है कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ जो है शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। ये सब याद रखेंगे कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान तो महाद्वीपों के जो पश्चिमी इलाका है, ये जो पश्चिम का इलाका है वहाँ पर ये पाया जाता है। तीव्र गर्मी एवं कम बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियाँ कमी रहती है और यहाँ पर वर्षा कम होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए यहाँ पर वनस्पति जो है बहुत कम है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित करने के लिए कहता है तो सवाना आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर स्थल को हम देखेंगे जब अफ्रीका का देखेंगे यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो आप देखेंगे विश्व के मानचित्र में तो रेगिस्तान को जो हम चिन्हित करेंगे वहाँ पर देखेंगे तो ये जो आप जैसे भारत में भी देखिए थार मरुस्थल रेगिस्तान है। इसी प्रकार जो है इस प्रकार आप देखेंगे तो भारत के नाम को भी पूछ लेता है, तो भारत में जो है भारत के बड़े रेगिस्तानों के नाम को आपको बताने के लिए कहता है, तो भारत में क्या है? तो भारत में आप थार को देख सकते हैं। आगे है आगे क्या है? तो आगे रेगिस्तानों के कुछ जानवरों के नाम आप जैसे ऊँट को देख सकते हैं, ऊँट क्या है? रेगिस्तान के जानवर हैं। आगे है क्या? तो आगे हम देखेंगे तो आगे लिखा हुआ है क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हो को हम पहले पढ़ लेते हैं। विभिन्न प्रदेशों में घास अक्सर विभिन्न नामों से पाए जाते हैं नामों से जाने जाते हैं। किस नाम से? उष्णकटिबंधीय घास स्थल को देखेंगे तो उसमें जो पूर्वी अफ्रीका को सवाना के नाम से जानते हैं। कहाँ? सवाना। ब्राज़ील को कंपोस्ट और वेनेजुएला को लानोस के नाम से जानते हैं। यहाँ के घास स्थल को किस-किस नाम से जाना जाता है? सवाना का पूछता है कहाँ पर है? तो पूर्वी अफ्रीका में। कंपोस्ट कहाँ है? तो ब्राज़ील में और लानोस कहाँ है? तो वेनेजुएला में। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल किस-किस नाम से जाना जाता है? तो अर्जेंटीना में पेम्पास के नाम से जानते हैं। अर्जेंटीना में कहाँ क्या? तो पेम्पास, उत्तरी अमेरिका में पेयरी और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड और मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन के नाम से इसको जानते हैं।
आप इस घास स्थल के जो जिन नामों से जाने जाते हैं याद रखेंगे। एक बार हम पुनः इसको पढ़ते हैं। पूर्वी अफ्रीका सवाना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ब्राज़ील कंपोस्ट, वेनेजुएला लानोस और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो है किस प्रकार से नाम से जाना जाता है? अर्जेंटीना में पेम्पास, उत्तरी अमेरिका में पेयरे और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड और मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डान। आगे है, इसमें हम तो यदि आप ध्रुवीय प्रदेश जाएँगे तो यह जो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा लग मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलता है। यहाँ केवल जो है काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। यहाँ क्या होता है, अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। ये जो है अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु जब आती हैं तो ये छोटी-छोटी झाड़ियाँ यहाँ पर होते हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है और टुंड्रा प्रकार की वनस्पति इसको कहा जाता है, ये याद रखेंगे। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है और टुंड्रा जो वनस्पति पाया जाता है, ये यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है और यहाँ के जो जानवर होते हैं, वहाँ पर मोटा फर होता है, मोटा चमड़ी भी होता है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखता है। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवर जैसे सील हो गया, बालरस हो गया, कस्तूरी व्हेल हो गया, ध्रुवीय उल्लू हो गया, ध्रुवीय भालू भालू हो गया और बर्फीली लोमड़ी हो गया। ये भी जो चित्र आप देख रहे हैं ध्रुवीय भालू, वालरस, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए ये स्थान चाहते हैं। आपको पहले भी बताए थे जो कृषि के लिए जो है बहुत सारे पेड़ों को काटा गया। आगे है, इसलिए इन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगे कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्यजीव कहाँ जाएँगे? क्या वे पुनः जो है वन पुनः कैसे पुनः वैसे ही बन पाएँगे? वन जो है पुनः वैसा बन पाएगा? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएँगे? आगे है, आगे, क्या आप सलीमा से सहमत हैं? आपके दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता के बारे में जो कमी पर चर्चा करें और इनके संरक्षण के बारे में आपसे बोलता है। ये देखिए सील है। ये इस प्रकार आपका चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है और यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन के रूप में जो आपको दिया गया है, ये आपसे बहुत बार पूछा भी गया है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार जो बनते हैं उनके बारे में यहाँ दिया गया है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। देखिए क्वेश्चन जो है, हम क्वेश्चन को 1-2 कर देते हैं क्वेश्चन। वनस्पतियों का विकास किन 2 कारणों पर अत्यधिक निर्भर करता है? तो किन कारणों पर निर्भर करता है? तापमान और वर्षा पर। प्राकृतिक वनस्पति के 3 प्रमुख श्रेणियाँ आप पहले भी पढ़े, तो 3 प्रमुख श्रेणी कौन-कौन है? वन है, घास स्थल है और कांटेदार झाड़ियाँ हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दीर्घकाष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताइए। तो कौन है? एवोनी और महोगनी है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? ये आपसे पूछा है, तो ये जो है मुख्यतः उत्तरी भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाया जाता है। आगे है, नींबू वंश मतलब सीड्स के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? ये जो है भूमध्य सागरीय जलवायु में जो है नींबू वंश के फल उगाए जाते हैं। आगे है जो शंकुधारी वन के बारे में 4 उपयोग बताएँ, तो शंकुधारी के वन के बारे में आप 4 उपयोग इस प्रकार बता सकते हैं कि इन वनों के वृक्षों में काष्ठ उपयोग जो है लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज़ को बनाने में काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग जो है माचिस की पैकिंग के लिए ये बक्से बनाने में किया जाता है। और आगे तीसरा दे सकते हैं, रजत, लोमड़ी, भिंड, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर इस स्थान में रहते हैं। चौथा, आप घरेलू ईंधन के रूप में जो है इस लकड़ियों का उपयोग करते हैं। और आगे का क्वेश्चन है, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? तो विश्व के किस भाग में? तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखिए, आपको मिलान करने के लिए कहता है, जो काई एवं लाइकेन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो काई और लाइकेन कहाँ पाया जाता है? तो टुंड्रा वनस्पति में कौन पाया जाता है? तो काई एवं लाइकेन पाया जाता है। कांटेदार झाड़ियाँ के बारे में आपसे पूछता है, तो कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर वर्षा कम होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पर जैसे रेगिस्तान जलवायु क्षेत्र जो है क्या है? गर्म एवं शुष्क और रेगिस्तान जलवायु क्षेत्र जो है क्या है? कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं।
ये जो देख रहे हैं ये गर्म एवं शुष्क और रेगिस्तान जलवायु। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर क्या है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के एक सामान्य जानवर के बारे में आपको पूछ रहा है, तो ये क्या है? बंदर है। और शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष की प्रजाति क्या है? तो ये क्या है? चीड़ जो है एक शंकुधारी वन के वृक्ष की एक प्रजाति है। और स्टेपी घास स्थल कहाँ पाया जाता है? तो स्टेपी कहाँ पाया जाता है? तो ये मध्य एशिया में जो है स्टेपी पाया जाता है। ये क्वेश्चन हम आपको करवा दिए। ये आगे इसके मिलान के बारे में देखिए, तो मिलान भी हम कर ही लेते हैं। तो मिलान जो है वालरस, अब ऊपर में अभी तुरंत पढ़े थे, ये क्या है? एक ध्रुवीय जानवर है। एक क्या है ये? एक ध्रुवीय जानवर है। और उसके बाद है देवदार वृक्ष। देवदार वृक्ष क्या है? तो नरम काष्ठ पेड़ है। क्या है ये? एक नरम काष्ठ पेड़ है। और जैतून क्या है? तो जैतून एक नींबू वंश सिट्रस का फल है। क्या है? जैतून एक नींबू वंश सिट्रस का फल है। और आगे है हाथी। हाथी कहाँ? तो हाथी जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। क्या है ये? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। हाथी के बारे में आप जानिए। और कंपोज क्या है? तो कंपोज ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। ऊपर में आप पढ़े थे और आपको हम बता भी दिए थे, याद रखना है इसको। और डाउन क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घाट घास स्थल है। कौन? तो डाउन जो क्या है? ऑस्ट्रेलिया का एक शीतोष्ण घास स्थल है। यहाँ पर अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल दिया गया है, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया का है, ये आप याद रखेंगे, ये अंटार्कटिका ये ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों का है। और इस प्रकार से ये चैप्टर आपका खत्म होता है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत